अच्छा, CSS क्या है? हम CSS से आज हम स्टार्ट करते हैं। CSS कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट को। CSS, हम CSS से यहाँ पे क्या काम लेते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर? तो वेब डेवलपमेंट में CSS जिस तरह के HTML में क्या होता है, एक हमने जनरल स्ट्रक्चर बनाना होता है। आप समझ लीजिए हमने स्ट्रक्चर बनाना होता है कि हमने इनपुट फील्ड लगा दी, या फिर हमने कोई हेडिंग का टैग लिया, इमेज ले ली, ऑडियो ले ली, वीडियो ले ली, या कोई भी आप मतलब टैग्स के थ्रू हम एक फ्रेम बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्टाइल के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टाइल से हम उसको थोड़ा सा, उसका जो स्टाइल है, जो CSS है, CSS से उसका जो स्टाइल है थोड़ा सा खूबसूरत करते हैं। हम उसको स्टाइल देते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर को हम स्टाइल देते हैं, उसको अपनी मर्ज़ी का स्टाइल दे के और उसे हम खूबसूरत बना देते हैं। तो जो भी इसमें मतलब कि हमने स्टाइल से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सारा ही हम CSS में करते हैं। अच्छा, CSS की ना 3 टाइप्स हैं। एक आपकी होती है इंटरनल, दूसरी आपकी होती है एक्सटर्नल, और तीसरी आपकी होती है इनलाइन। एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन, इन तीनों में क्या फ़र्क है? तो हम वन बाय वन हम इंडेक्स से ही जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं। HTML, और ये HTML का स्ट्रक्चर आ गया, और बॉडी में हम जो है वो कोई एक टैग लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया H1 टैग, और यहाँ पे मैंने लिखा कि दिस इज़ इफ्तिखार अली। अच्छा, तो अभी हम इसको रीलोड कर लेते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ इफ्तिखार अली। अब मैंने इस पर स्टाइल अप्लाई करना है। स्टाइल की मैंने आपको 3 टाइप्स बताई हैं, तो आपने तीनों को माइंड में रखना है। अच्छा, फर्स्ट टाइप क्या है? पहली तो है इन लाइन। इन लाइन मतलब कि जो लाइन के अंदर यूज़ हो जाए, जो टैग के अंदर यूज़ हो जाए। इसके लिए हम स्टाइल का जो है वो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, स्टाइल। और अब स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर हम यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टीज़ देंगे। हर स्टाइल के लिए एक अलग प्रॉपर्टी होती है। आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, उसके लिए बैकग्राउंड, और जो प्रॉपर्टी है सेम टू सेम वही, ये नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ करें। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं रेड। अच्छा, इस सारे को हम किस तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली जो है ना वो इसमें कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे जो H1 है ना, H1 आपका टैग है। यहाँ पे H1 आपका टैग है, ये जो स्टाइल है ये एट्रीब्यूट है, ये जो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे लिखा है ये प्रॉपर्टी है, और जो यहाँ पे रेड लिखा है ये इसकी वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की। तो थोड़ा सा मतलब आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए कि हमने इसको प्रोनाउंस किस तरह से करना है। तो अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर रेड हमने किया था। अब हम इसको रीलोड करते हैं। क्या इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया? बिल्कुल रेड हो गया। क्या आपने कोई और प्रॉपर्टी लगानी है? अगर लगानी है तो जहाँ पे सेमीकोलन है इसके फ़ौरन बाद आप लगा सकते हैं। आप कलर और यहाँ पे वाइट कर देते हैं। कलर मीन जो इसका टेक्स्ट कलर होगा। अब चेक करें, इसका टेक्स्ट कलर वाइट हो गया। आपने इसकी अलाइन सेंटर यानी कि कोई तीसरी प्रॉपर्टी अगर आपने लगानी है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। तो चेक करें ये, चेक करें ये सेंटर में हो गया। तो ये थी आपकी इनलाइन CSS, ये आपकी इनलाइन CSS थी। अब मैं नीचे एक और H1 लेता हूँ। H1 लिया और यहाँ पे लिख लेते हैं आई लव पाकिस्तान। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं, अच्छा अभी अब मैं अगर यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो चेक करें आई लव पाकिस्तान आपको शो हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो पहले मैंने आपको करके दिखाया ये क्या था, ये इनलाइन CSS, यानी कि CSS की कौन सी टाइप है? इनलाइन। अब दूसरी इंटरनल। इंटरनल मतलब होती है पेज के अंदर वाली जो टाइप होती है, जिसको हम पेज के अंदर यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल वो होती है जो बाहर पड़ी हो, पेज से बाहर, यानी कि कोई हमने अलग से शीट बनाई हो, तो उसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं। तो हेड के टैग के नीचे मैं स्टाइल का टैग ले लेता हूँ। आप कहीं पे भी ले सकते हैं स्टाइल का टैग, ज़रूरी नहीं आप हेड के अंदर या हेड के बाहर लें। तो जहाँ पे आपका आप
अगर आपने हेड के टैग के अंदर लेना है हेड के टैग के अंदर ले सकते हैं, बाहर लेना है बाहर ले सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं। तो स्टाइल का टैग लिया। अब ये स्टाइल का टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके दरमियान में जो भी मैं लिखूँगा वो मेरी CSS होगी। अब यहाँ पे मैंने पहले क्लास बनानी है, क्लास मैं बनाऊँगा डॉट के साथ, मैं डॉट के साथ यहाँ पे लिखता हूँ माई क्लास और इसके बाद ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो मैं प्रॉपर्टीज़ दूंगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे ग्रीन, मैंने कोई और प्रॉपर्टी। अच्छा, अब मैंने ये क्लास किसी के ऊपर अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो कोई कुछ किसी पे अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि हमने कहीं पे ये क्लास अप्लाई की नहीं है। तो जिस पे मैंने क्लास अप्लाई करनी है वहाँ पे मुझे क्लास के एट्रीब्यूट लेके तो वो उसके अंदर दे देना है, उसकी जो भी क्लास होगी। अब चेक करें इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। मैंने कोई और प्रॉपर्टी देनी है तो लाइन ब्रेक करके मैं कोई दूसरी प्रॉपर्टी दे देता हूँ, जैसे कि कलर। अब कलर मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ, तो चेक करते हैं कलर वाइट हो गया। ये थी आपकी इंटरनल। अब तीसरा हम जो है वो यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट CS619। अच्छा, ये अगर क्लासेस किसी से मिस हुई हैं तो इतनी कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मंडे से क्योंकि हम PHP स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कोई क्लास मिस ना करे। अच्छा, ये आदिल आपका कैमरा ऑन है तो आप अपना कैमरा ऑफ कर लें। अच्छा, अब है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से index.html इसी तरह से हमने एक और फाइल बनानी है और फाइल का नाम एक्सटेंशन उसकी होगी .css। तो मैं यहाँ पे स्टाइल कोई भी आप नेम ले सकते हैं, style.css, और ये मैं यहाँ पे एक style.css की मैंने फ़ाइल ले ली। इसमें भी सेम उसी तरह से है कि मैंने डॉट के साथ जो है वो क्लास बनानी है, जैसे कि मैं कहता हूँ माई हेडिंग, और ये ब्रैकेट्स के अंदर अब मैंने उसी तरह से मैंने प्रॉपर्टी देनी कि बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ यहाँ पे ऑरेंज, और कलर जो है वो मैं रेड दे देता हूँ। तो अब ये जो मैंने क्लास यहाँ पे दी है ये मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। क्लास क्या ये वर्क करेगी? ये वर्क फ़िलहाल नहीं करेगी। क्यों वर्क नहीं करेगी? क्योंकि इस फाइल को अभी हमने इस पेज के साथ लिंक नहीं किया है। तो अगर हमने एक्सटर्नल CSS यूज़ करनी है तो हमें उस फाइल को लिंक भी करना पड़ेगा, और लिंक करने के लिए हम लिंक का जो टैग है ये हम हेड के अंदर यूज़ करते हैं। ये हमारा हेड का टैग है, इसके अंदर हम जो है ये लिंक का टैग यूज़ करते हैं। और इसमें रेल स्टाइल शीट टाइप टैग CSS, और href में हम क्या दे देंगे, उस फाइल का नाम दे देंगे style.css। क्या अब ये वर्क करेगी? जी, अब ये वर्क कर रही है। तो ये इनलाइन CSS थी, ये इंटरनल CSS थी, और ये एक्सटर्नल। 3 टाइप्स होती हैं, 3 तरह से जो है ना वो मतलब इस पे अप्लाई होता है। तो आपको तीनों टाइप्स का जो है ना वो मैंने बता दिया। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की, इसमें कलर का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कलर हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं, आप यहाँ पे HTML कलर्स लिख लें वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे ना आपको एक ये W3 स्कूल की एक वेबसाइट है HTML कलर पिकर, तो ये आप ओपन कर लें। अच्छा, यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं ना, तो एक तो मैं आपको यहाँ से 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे आते हैं HTML कलर्स पे, ये HTML कलर्स एक और वेबसाइट है। यहाँ पे आप ये आपने रीड करना है, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कलर्स जो है ना वो हम 2 से 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो होता है बाई नेम। तो बाई नेम इतने ज़्यादा हमारे पास कलर्स होते हैं जो बाई नेम, जैसे कि ग्रीन, ऑरेंज, वाइट, ब्लू, इस तरह से। दूसरा होता है हेक्साडेसिमल फॉर्म। हेक्साडेसिमल होता है हैश के साथ आप जो है ना वो यूज़ करते हैं। जिस तरह की यहाँ से आए, मैं कोई भी कलर चूज़ करता हूँ तो चेक करें, अब इस कलर ये ग्रीन कलर है तो इसका ये हैश के साथ ये वैल्यू है, तो ये इसको हम कहते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्म।
और फिर हेक्सी के बाद हम दूसरा यूज़ करते हैं, एक आरजीबी में भी हम यूज़ करते हैं। आरजीबी में ये होता है कि हम रेड ग्रीन और ब्लू की जो है ना वो वैल्यू देते हैं कि रेड की इतनी वैल्यू, ग्रीन की इतनी वैल्यू, और ये 0 to 255 तक जो है ना वो इसकी वैल्यू होती है रेड ग्रीन और ब्लू की। हेक्सी जो आपको मैंने बताया आप हैश के साथ जो है ना वो देते हैं। आरजीबी जो है वो आरजीबी के साथ आप देते हैं। एचएसएल भी आरजीबी की तरह ही है, इसमें जो है ना वो ह्यू सैचुरेशन और लाइटनेस वगैरह जो बहुत ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो हेक्सी यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो हेक्सी यूज़ होता है, और जो दूसरे नंबर पे यूज़ होने वाला है वो आरजीबी यूज़ होता है। अच्छा, आरजीबी इतना क्यों यूज़ होता है? अब मैं यहाँ पे जैसे कि इसका बैकग्राउंड कलर है ग्रीन, तो हम ऐसे करते हैं, इसका आरजीबी लेते हैं, जैसे ये आरजीबी है, तो अब ये हम जो है ना वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो चेक करते हैं, तो आरजीबी मतलब ये ग्रीन है। अगर मैंने इसको, इसका मैं थोड़ा सा वो कम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो इसका ट्रांसपेरेंसी है वो मैंने कम करनी है। ट्रांसपेरेंट इसको मतलब जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है, या जो ग्रीन कलर है इसको, इसकी ट्रांसपेरेंसी मैंने कम करनी है। तो मोस्टली जब हम ट्रांसपेरेंसी पे वर्क करते हैं तो उस तब हम जो है ना वो आर जी बी यूज़ करते हैं। यहाँ पे आर जी बी है, साथ हम ए लगाएंगे, तो ये आर जी बी है। ए यहाँ पे जो है ना वो अल्फ़ा की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी के लिए जो होती है जो कि 1 से 0 तक होती है। अगर मैं यहाँ पे 0 करता हूँ तो ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो गया। अच्छा, इसका जो कलर है वो वाइट है, तो कलर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, जैसे कि रेड कर देते हैं। आप ये ना समझे कि सारा कुछ ही गायब हो गया, तो मतलब ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो गया। और अगर आप यहाँ पे 1 करते हैं तो ये इसकी ट्रांसपेरेंसी, मतलब ये ट्रांसपेरेंसी इसकी 0 होगा, फुल ट्रांसपेरेंसी इसकी होगी। अगर आप 0.5 करते हैं, जैसे कि 0.5, तो अब इसकी ट्रांसपेरेंसी हाफ हो जाएगी। इसी तरह से 0.1 करते हैं तो बिल्कुल आपको हल्का सा दिखेगा, जैसे कि अभी दिख रहा है। तो ये इसकी ट्रांसपेरेंसी के बैकग्राउंड आपको किस तरह से, अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई इमेज हो लगी होगी, तो ये उतना ट्रांसपेरेंट होता जाएगा और इमेज आपको वाजिया दिखती जाएगी। तो इसके लिए ये हम 3 फॉर्म जो है CSS में जो यूज़ करते हैं। आपको मोस्टली जो चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए वो यही चीज़ें होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस तरह से 3 मतलब कि जो HTML के जो 3 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन, इनको किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है? कोई सवाल नहीं है? हाँ, रिकॉर्डिंग एक्चुअली आजकल ना मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ प्रोजेक्ट्स में, तो मेरा टाइम नहीं मिल रहा अपलोड करने के लिए। लेकिन PHP के मैं सारे जो है ना वो अपलोड करूँगा। इसकी क्लासेस तो पहले से भी जो है ना वो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, अगर किसी ने रिपीट करना तो रिपीट कर सकता है। ये तो जस्ट एक जो है ना वो आपके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने कहा चलें कि क्लास इनको दे देते हैं। तो बाकी CSS की प्रॉपर्टीज़ ही हैं, वो आप अपनी नॉलेज के लिए जितना लर्न करना चाहते हैं वो W3 स्कूल से जाके तो लर्न कर सकते हैं। CSS, ये CSS है, और ये 1 बाई 1 आप जो है ना वो जितना इसमें मतलब आपने अगर इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है उसके लिए फ़ॉन्ट साइज़ की यूज़ होगी। जैसे कि मैं अब यहाँ पे फ़ॉन्ट, और ये फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे 72px करता हूँ, तो चेक करता हूँ कि क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ा है। तो चेक करें, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया है। मैं इसका फ़ॉन्ट वेट बोल्ड करना चाहता हूँ, या मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, इसको मैं टेक्स्ट लाइन इसकी सेंटर करना चाहता हूँ, या इसके गिर्द मैं कोई बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बॉर्डर, और मैं कहता हूँ 2px और सॉलिड ग्रीन
तो अब चेक करें इसका जो बॉर्डर है, ये सॉलिड ग्रीन इसका बॉर्डर, इसमें कोई पैडिंग। अच्छा, पैडिंग के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। बॉर्डर के लिए आप बॉर्डर का टैग जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, पैडिंग क्या है और इसके बाद मार्जिन क्या है। पैडिंग और मार्जिन दोनों में फ़र्क होता है। पैडिंग क्या है और मार्जिन क्या है। पैडिंग ये होता है कि जो ये बॉक्स है ना, फ़र्ज़ करें कि आई लव पाकिस्तान, अब इसके गिर्द एक बॉक्स बना है क्योंकि आपने बैकग्राउंड कलर दिया था उसके बॉर्डर, तो समझ लें कि ये बॉक्स है। अगर आपने इस बॉक्स के अंदर स्पेस देना है तो वो आप पैडिंग से देंगे, अगर आपने इसके बाहर स्पेस देना है तो वो आप मार्जिन से देंगे। कैसे, चेक करें ज़रा। मैं यहाँ पे पैडिंग देता हूँ, पैडिंग, और मैं यहाँ पे 50 px करता हूँ। चेक करते हैं कुछ होता है। इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से 50 px, इस साइड से भी होगा बट हमें नज़र नहीं आ रहा। तो चारों साइडों से 50 px जो है, आपने किसी एक साइड का करना है तो आप किसी एक साइड का कर सकते हैं पैडिंग, और पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ़्ट आप कोई भी यूज़ करके कर सकते हैं। और आप चार अलग अलग जो है ना वो वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, मतलब पैडिंग। और यहाँ पे तो मैंने अगर जस्ट 50 px करता हूँ, इसका मतलब सारी साइडों का 50 px। अगर मैं करता हूँ 50 px और 40 px, इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब ये होगा कि ऊपर नीचे से 50 px और राइट लेफ़्ट से 40 px। अगर ये दो वैल्यूज़, अगर मैं 4 वैल्यूज़ देता हूँ, अगर मैं 30 px और फिर 20 px करता हूँ, तो फिर ये 50 px का मतलब है कि ऊपर से 50, राइट से 40, फिर नीचे से 30 और फिर लेफ़्ट वाली साइड से। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज चलेगा। तो अब ये चेक करें, इस तरह से मतलब आपको पैडिंग ये देगा। मार्जिन का भी सेम टू सेम यही तरीका है। मार्जिन फ़र्ज़ करें मैं 100 px करता हूँ, तो 100 px क्या कि ऊपर से राइट, लेफ़्ट से, राइट से, नीचे से, ये चेक करें सारे साइडों से इसने 100 px आपको मार्जिन दे दिया। आपने इसी तरह से अगर टू वैल्यूज़ में लेना है, टू वैल्यूज़ में ले सकते हैं, 4 वैल्यूज़ में लेना है, 4 वैल्यूज़ में ले सकते हैं। किसी एक साइड का लेना है तो किसी एक साइड का, उसी तरह से जिस तरह से आपको मैंने पैडिंग का बताया कि किसी एक साइड का भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन जो आपको अच्छा मतलब कि जिस साइड का आपने लेना है वो आप ले सकते हैं। अच्छा, ये भी आपको समझ आ गया। कलर, बैकग्राउंड कलर, और और भी प्रॉपर्टीज़ तो काफ़ी ज़्यादा हैं, और जो मोस्टली यूज़ होती हैं वो यही है कि फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर देते हैं, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, या फिर पैडिंग, मार्जिन वगैरह जो हम वो, ये ज़्यादा जो चीज़ें, या बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया। तो हम अपने प्रोजेक्ट में तो मोस्टली जो है ना वो यही करते हैं। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम ये करते हैं कि जैसे मैं अब यहाँ पे ना बॉडी के, ये बॉडी के टैग है, और अगर मैंने बॉडी के टैग के ऊपर कोई CSS अप्लाई करनी है तो मैं इसके पीछे डॉट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अब मैंने पूरी बॉडी के ऊपर CSS अप्लाई करनी है। मैं यहाँ पे कहता हूँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ ग्रीन। तो हम चेक करेंगे पूरी बॉडी का कलर जो है वो ग्रीन हो गया। तो अगर मैंने इसी तरह से कोई बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी हो तो इमेज कैसे लगाएंगे, हम इमेज कैसे लगाएंगे, इमेज भी आपको मैं बता देता हूँ। डाउनलोड्स में जाते हैं, तो क्या मेरे पास कोई इमेज पड़ी हुई है, जैसे कि ये BG2 चेक करते हैं ये कौन सी इमेज है। जैसे कि ये की इमेज है, ये हमें मिल गई है, हम टेस्ट में जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये BG2.jpg जो भी इसकी पूरा नाम है एक्सटेंशन के साथ, अगर आपको एक्सटेंशन शो ना हो, आपने कहाँ पे जाना है, आपने व्यू पे जाना है। व्यू पे जाके आपने यहाँ से फाइल नेम एक्सटेंशन इसको चेक कर लेना है। ओके, तो देन हम किस तरह से जो है ना वो इसका करेंगे, हम बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर देते हैं। हम अब जो है ना इस पे इमेज अप्लाई करने लगे हैं, तो यहाँ पे जिस तरह बैकग्राउंड कलर था इसी तरह से बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी होती है। और बैकग्राउंड इमेज के बाद URL, इसके अंदर आपने कोमा के अंदर इमेज दे देनी है। तो अब चेक करते हैं आपके पास, अच्छा चेक करें ये इमेज आपके पास रिपीट हो रही है,
आपको शायद इस तरह से लग तो नहीं रहा होगा। अगर मैं इस यहाँ पे एक दूसरी इमेज भी थी, मैं वो देखता हूँ। अच्छा, ये तो इमेज वैसे साइज़ में बड़ी है ना, तो आपको सिंगल ही दिखेगी। जैसे कि ये इमेज है तो ये रिपीट हो रही है, फिर से यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो, फिर से रिपीट हो रही है। और ये मतलब कि अगर इमेज का साइज़ छोटा हो तो वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो इमेज है वो रिपीट ना हो, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी लगाते हैं। बैकग्राउंड रिपीट, और क्या कर देंगे, नो रिपीट। तो अब क्या होगा, ये रिपीट नहीं होगी। अब चेक करें, ये सिर्फ एक इमेज रह गई, जो रिपीट हो रही थी वो ख़त्म हो गई। अच्छा, अगर तो मेरी ये पेज थोड़ा सा बड़ा हो, बड़ा कैसे हो, फ़र्ज़ करें कि मैं इसी को जो है ना वो कॉपी पेस्ट करता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। अब मेरा पेज थोड़ा सा बड़ा है, तो अब चेक करें, जैसे ही मैं नीचे को जा रहा हूँ इमेज ऊपर मूव कर रही है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, इमेज पीछे फिक्स हो जाए, इमेज मूव ना करे। तो उसके लिए मुझे क्या, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, फिर मुझे एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी पड़ेगी, बैकग्राउंड अटैचमेंट, और इसको करना पड़ेगा फिक्स्ड। चेक करें, अब मैं अगर नीचे को जाता हूँ तो पीछे जो इमेज है वो स्टिल वैसे की वैसे ही रहेगी। अब बैकग्राउंड साइज़, आप चाहते हैं कि इसका जो हाइट और विड्थ है ये फुल स्क्रीन हो जाए, तो इसके लिए आप बैकग्राउंड साइज़ यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी, और बैकग्राउंड साइज़ 100% एंड 100%, 1000 नहीं 100%। तो अब ये इसके हाइट एंड विड्थ फिक्स हो गए, मतलब हाइट भी और विड्थ भी 100% का आपने कर दिए और फिक्स भी कर दिए। इमेज का ही मोस्टली जो है ना वो हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। इसके बाद और क्या हम यूज़ करते हैं मोस्टली, हम और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट अब अगर हम डिटेल में जाएंगे तो वो फिर ज़्यादा डिटेल में हमें जाना पड़ेगा। तो हम कल से वो स्टेप स्टार्ट करते हैं। आपको CSS का थोड़ा सा अंदाज़ा तो हो गया होगा, जस्ट अभी तक के लिए इतने काफ़ी है। अगर बाद में अगर आपको कोई बाकी प्रोजेक्ट पे जब हम काम स्टार्ट करेंगे, या बाद में अगर वाइवा के टाइम पे कोई होंगे तो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया क्या होती है CSS, किस तरह से वर्क करती है, और कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं।